So first of all, thanks for 5K subscribers. आप लोगों के इतने सारे ब्लेसिंग्स के लिए, प्यार के लिए दिल से मैं, ब्लेसिंग तो मेरी है खैर आप लोगों के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं सारे अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर 5000K प्लस सब्सक्राइबर, 5000 सब्सक्राइबर और 5K प्लस सब्सक्राइबर। एक्चुअली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ साथ में है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा और आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। सो पहला क्वेश्चन आपके पास है मोलरिटी कैलकुलेट करना है, यानी कि मोलरता, मतलब कैपिटल M आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास सॉल्यूशन है 5 ग्राम NaOH और सॉल्यूशन कितना है 450 ml। तो मुझे बताओ सॉल्यूट मास, हिंदी में बोलेंगे विलेय का अणुभार। तो ये तो हो गया 5 ग्राम, ठीक है। और NaOH का मोलर मास, NaOH का मोलर मास आता है ना भाई, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 40। नाउ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 450 ml, ठीक है। तो मास आ गया, मोलर मास आ गया, वॉल्यूम आ गया। मोलरिटी का फॉर्मूला याद है सबको, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि वॉल्यूम किस में है ml, ठीक है। विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, क्लियर। तो अब मास कितना है 5, मोलर मास 40 इंटू 1000 और वॉल्यूम है 450। ये आ चुका है भाई बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब कर लोगे इसको सॉल्व, क्या आंसर है 0.27, करेक्ट है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ एज इट इज, आंसर है आपका 0.27। अब या तो तुम इसकी यूनिट लिखोगे, क्या यूनिट है, मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, तो या तो मोल पर लीटर लिखो और भूल गए तो क्या लिखोगे कैपिटल M, ठीक है। ध्यान रखना स्मॉल m मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो लेबोरेटरी में यूज्ड नाइट्रिक एसिड 68% वेट बाय वेट है, मास परसेंट दिया है, भार प्रतिशत। मोलरिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी 504 ग्राम पर ml है। अब मास परसेंट को अगर मैं x लिख दूँ तो मास परसेंट मतलब x परसेंट में कितना है 10%, डेंसिटी कितनी है 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। अब तुम्हारे को कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें मास परसेंट और डेंसिटी हो और मोलरिटी शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, बोलो। हाँ, M इक्वल्स टू x इंटू D इंटू 10 अपॉन मोलर मास, किसका सॉल्यूट, विलेय का अणुभार मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब बोलो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना, गुड। HNO3 का मोलर मास जो है वो है 63, H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सो दिस विल बी 63। नाउ मोलरिटी का फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट कर दो, तो मास परसेंट कितना रख दूँ 10, डेंसिटी 1.504 इंटू 10 और मोलर मास आपके पास आया 63। तो आंसर बोलो 10 क्यों रखेंगे, देखो ये फॉर्मूला डिराइव किया हो गया है ना। आपका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या लिखे, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब परसेंटेज है तो मास तो 100 ही बना, आई बात समझ में। तो वैल्यू पुट करोगे ना तो 10 बचेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो लीटर में ले रहे हो लेकिन मास किस में 100 ग्राम में है ना। तो फॉर्मूला सेट करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। नहीं, x तो मास परसेंट है ना, अच्छा इधर कह रहे हो, सॉरी, हाँ वही मुझे लगा फॉर्मूले में। हाँ, x तो इधर कितना है, x तो 68 है, ये तो 68 ही लिखना है भाई। यहाँ 10 का रीज़न बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको करेक्ट करोगे, यहाँ हो जाएगा आपका 68, ठीक है। तो x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। अब आंसर निकालो। एनसीईआरटी का ये 16 पॉइंट समथिंग ही आंसर इसका, चेक कर लो, निकाला आंसर।
समझ में आ गया ना, x आपका मास परसेंट है, फॉर्मूले में 10 की वजह समझ गए ना। ठीक है, और मोलर मास आपने लिख ही लिया 16.19। ओके ठीक है, यूनिट आपको लिखनी है या तो मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M। क्लियर, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है ना। एग्जाम में थोड़ा सिंपल डेटा वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड है, मोलेलिटी बतानी है। अब बताओ सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? विलेय कौन है, विलायक कौन है? इथेनॉइक एसिड तो सोल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन में गोला है ना, तो बेंजीन सॉल्वेंट है ना। तो हम कहेंगे सॉल्यूट यानी स्मॉल w। ठीक है, देखो स्मॉल w सॉल्यूट और कैपिटल W सॉल्वेंट, तो हम कहेंगे स्मॉल w सॉल्यूट। एसिटिक एसिड तो 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना है एसिटिक एसिड का? CH3COH 60, तो हम डायरेक्ट लिख दें एसिटिक एसिड मोलर मास 60। नाउ सॉल्वेंट कैपिटल W, बेंजीन कितना है? 75 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट का मोलर मास, बेंजीन होता है C6H6, मोलर मास 12 × 6 + 6 78। लेकिन यह चाहिएगा नहीं, पर एक बार याद रखोगे, मान लो मोल फ्रैक्शन आ जाता तो तुम्हें ये चाहिए था। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है तुम्हें? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला बोलो। सोल्यूट मास अपॉन सोल्यूट मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, नहीं मोलेलिटी। 1 किलो में कितने मोल है? मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो गलती करोगे, मोलेरिटी और मोलेलिटी में यही का तो फर्क है। वो था 1 लीटर में कितने मोल से, और ये क्या है 1 किलो में कितने मोल है। तो 1 किलो तो पानी हो गया ना, मास लेना पड़ेगा ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और मैंने ऊपर 1000 इसीलिए लिखा है क्योंकि ग्राम्स में। ठीक है, अब तो आंसर निकालो। सॉल्यूट मास एसिटिक एसिड कितना है? 2.5। मोलर मास कितना है? 60 × 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन कितना है? 75। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। 2 0 तो ऐसे ही गए, तो ये कितना हो गया? 10/18, 10/18, हाँ 0.55। ठीक है, ये करेक्ट है भाई, निकाल लिया था ये पहले से। अब मात्रक नहीं याद है, यूनिट नहीं पता है, वैसे तो मोलेलिटी है ना, मोल पर केजी, और भूल जाओ तो स्मॉल m। मान लो एग्जाम में याद नहीं रहे तो स्मॉल m, और वैसे क्या है मोल पर केजी, 1 किलो में कितने मोल से। क्लियर, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला है डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य अणुभार। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अभी तुमने NaOH का अणुभार निकाला, कितना निकाला था? 40 निकाला था। एसिटिक एसिड का अणुभार निकाला, कितना था? 60। तो ये तो नॉर्मल है ना, थ्योरेटिकल है। अब अगर मैं कोई फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसका मोलर मास निकालूं और वो इस वैल्यू से क्या आ जाए, अलग आ जाए, तो उसको नॉर्मल बोलोगे कि एबनॉर्मल बोलोगे? एबनॉर्मल, या कैलकुलेटेड, या प्रैक्टिकल, या ऑब्जर्व्ड। आई बात समझ में? वो गए प्रेक्षित अणुभार, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास, है ना, या प्रैक्टिकल डेटा का मोलर मास। तो तुम बताओगे ऐसा अणुभार, ऐसा मोलर मास जो कैलकुलेटेड है और थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, अलग है, क्योंकि सेम है तो नॉर्मली, है ना। तो वो मोलर मास जिसको हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके क्या किया है, कैलकुलेट किया है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल वैल्यू, जो सैद्धांतिक अणुभार से क्या है, अलग है, उसे हम कह देंगे अब नॉर्मल। ठीक है, नाउ आगे क्या पूछ रहा है ये, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताओगे? वेंट ऑफ फैक्टर आपको रिलेशनशिप देता है, किससे डिनोट करोगे पहले ये बताओ? आई, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर को आपको डिनोट करना है आई। तो वेंट ऑफ फैक्टर आपको बताता है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान अपॉन थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो पहले तो ये ध्यान रखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म, हिंदी में तो सिंपल है ना, अणुसंख्यक, अणुओं की संख्या पर निर्भर करना। इंग्लिश में कॉलिगेटिव, कोई भी सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है।
फॉर एग्जाम्पल पानी कितने पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल हो जाएगा। नमक मिला दूँ तो बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब मान लो थोड़ा सा नमक मिलाया तो थोड़ा सा बढ़ा, और ज़्यादा मिलाया तो ज़्यादा बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना बढ़ा, पहले तो 0.1 बढ़ा, फिर 0.2 बढ़ा, फिर 0.3 बढ़ा। जैसे जैसे तुम शुगर मिलाओगे, सॉल्ट मिलाओगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सिमिलरली पानी जमता कितने पे? 0 पे फ्रीज हो जाता है। शुगर मिला लोगे तो 0 के ऊपर जमेगा कि 0 के नीचे जमेगा? माइनस में जमेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? डिप्रेस। थोड़ी सी शुगर मिलाओगे थोड़ा नीचे जाएगा, और शुगर मिलाओगे तो और नीचे जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आती जा रही है? कमी। आई बात समझ में? तो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, हिमांक, अवनमन। तो अब तुम बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो किशमिश ले ली, पानी में रख दिया, ठीक है। अब मैंने एकदम सूखी हुई किशमिश ले ली तो बहुत सारा पानी अंदर जाएगा, और थोड़ी फ्रेश रखी, सॉफ्ट रखी तो थोड़ा सा पानी अंदर जाएगा। तो पानी को किशमिश की बॉडी के अंदर जाने के लिए प्रेशर तो लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम ज़्यादा कुछ नहीं, वो जो प्रेशर लगा रहा है, तो वो प्रेशर कितना लगा रहा है वो डिपेंड करेगा कि आपका सोल्यूशन अंदर जो भरा हुआ है किशमिश के अंदर वो कैसा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, परासरण दाब, बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं। आई बात समझ में? सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चौथी कौन सी होती है? RLVP। फुल फॉर्म क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्या फॉर्मूला RLVP का? P0 माइनस PS अपॉन P0। P0 मतलब पानी का वेपर प्रेशर, जो भी सॉल्वेंट है। PS मतलब कुछ मिलाया तो वेपर प्रेशर, और आप माइनस कर रहे हो मतलब वेपर प्रेशर घटा ही होगा। तो ऑब्वियसली सिंपल पानी है तो पूरा का पूरा अपनी सरफेस से उड़ेगा। बीच बीच में शुगर आ गया तो शुगर क्या कहेगा? मैं तो जाऊंगा नहीं और तेरे को जाने नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर तो शुगर है। आई बात समझ में? तो अगर आप 10 जने खड़े हो और 10 के 10 फ्री हो जाने के लिए तो ओके, लेकिन बीच में 4 लोग आ गए, उनको जाना भी नहीं और अब आपको जाने भी नहीं देंगे, तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया ना। पानी की सरफेस इतनी यही नहीं कि वो इवेपोरेट हो जाए। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और चौथा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब इनिशियल पे आई हुई कमी। भाई आपने कहा मेरा वेपर प्रेशर है ना 0.2 कम हो गया, तो 0.2 किस पे कम हुआ? इनिशियल। तो P0 माइनस PS अपॉन P0। तो P0 क्या है? पहले कितना था? पानी का कितना था? सॉल्वेंट का कितना था? PS क्या है? सोल्यूशन। फाइनल मतलब तुमने कुछ मिलाया तो वाष्प दाब कम हो गया, तो पहले P0 बाद में PS। ये कमी है किस पे आई? P0। तो इनिशियल क्या है? P0। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? एक्स सॉल्यूट, विलय के मोल भिन्न। एक्स सॉल्यूट। भाई तुम शुगर मिलाते जाओ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और मिलाते जाओ वेपर प्रेशर क्या होगा? और कम होगा। और ये किसका नियम है? राउल्स लॉ। राउल्स ने ये तो कहा था RLVP इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट, वाष्प दाब अवनमन इक्वल्स टू विलय के मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसका रूल है? राउल्स। तो पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब आई वेंट ऑफ फैक्टर भी ऑब्जर्व कि मैंने 1 मोल पानी में क्या पानी ले लिया, 1 मोल शुगर घोल दिया, तुम 1 मोल के हिसाब से डेटा कैलकुलेट कर लो। 2 मोल घोला तो तुम 2 मोल के हिसाब से क्या करो? डेटा कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना? तो एक तो वो नॉर्मल हो गया कि भाई हाँ चलो वो नॉर्मल वैल्यूज़ है, थियोरेटिकल वैल्यूज़ है, और आपकी जो भी वैल्यूज़ है वो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब मैंने 1 मोल नमक घोला, और 1 मोल नमक घोला तो पानी में 1 मोल का है। नमक में क्या होगा? डिसोसिएशन, Na अलग Cl अलग। तो 1 मोल तो खाली सोडियम सोडियम है, और 1 मोल क्लोराइड क्लोराइड है। तो तुम तो मान के चल रहे हो 1 मोल, तुम्हारे फॉर्मूले में तुमने 1 मोल लिखा, तो तुम्हारा थियोरेटिकल डेटा तुम्हारा 1 मोल, जबकि पानी में जाके वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 1 का कितना हो गया? 2। तो अब तुम्हारा आंसर तो डबल आएगा। तो अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो तो तुम्हें प्रैक्टिकल से पता चल रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसमें तो तुम 1 मोल मान के चलोगे। आई बात समझ में? तो अब वो चीज़ क्या हो गई? ऑब्जर्व्ड हुआ। आई बात समझ? अब तुम्हें लगेगा कि ठीक है मैं मान लूँगा ना कि NaCl है 2 मोल हो जाएगा, AlCl3 है वो कितने होगा?
4 हो जाएगा, एक AL और 3 CL, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैं 4 गुना मान लूँगा। लेकिन ये तो तुम जब मानोगे ना जब वो चीज़ पूरी घुल जाए, है ना भाई, नमक है तो घुल ही जाएगा, AlCl3 पूरा घुल जाएगा 100%, तो हम कहेंगे नहीं, डिपेंड करता है, कोई चीज़ 80% घुलती है, कोई 90% घुलती है, कोई 20% घुलती है, तो तुम ऐसा थोड़ा मान सकते हो, है ना। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, कि टूटा तो है पर कितना टूटा है। अब वो नहीं दे रहा है तो तुम मान लेना पूरा ही है 100%, लेकिन वो दे रहा है तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, उसके हिसाब से आंसर निकालोगे, समझे। तो जब तुम नॉर्मल मान के चलते हो भाई 1 मोल का 1 मोल है, भाई शुगर है, ग्लूकोज है ना, यूरिया है, ये तो इनके टुकड़े तो होने नहीं, लेकिन NaCl है, KCl है, K4FeCN6 है, इनके क्या होंगे, टुकड़े हो जाएंगे। या मान लो कि तुमने एसिटिक एसिड को डाल दिया बेंजीन के अंदर, तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, 1 का 2 होगा कि 1 का आधा हो जाएगा, एसिटिक एसिड क्या होगा, 1 का 2 होगा कि आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि वो डाइमर बनाएगा। आई बात समझ में। तो 1 का 2 होना मतलब डिसोसिएशन, वियोजन, और 1 का आधा होना मतलब एसोसिएशन, जुड़ना। तो जुड़ने से मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम, तो तुम्हारा आंसर कम आएगा, और टूटने से मॉलिक्यूल क्या हो गए, ज़्यादा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ज़्यादा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि जो एडेड मोल्स पे डिपेंड कर रही है, तो अगर टूटेंगे तो आई बढ़ जाएगा, और जुड़ेंगे तो आई कम हो जाएगा। आई है क्या, तो इन दोनों में रिलेशन बता रहा है। तो अब ये कह रहा है कि लो आप बताओ एसोसिएशन में आई कितना होगा और डिसोसिएशन में कितना होगा, बोलो। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, तो जुड़ने में क्या होगा, जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आई क्या होगा, <1 ऑब्जर्व्ड कम हो जाएगी। थ्योरेटिकल भाई तुम यहाँ 1 बोल रहे हो, पानी में जाके वो कितना दिखा रहा है, आधा, तो 1/2 आंसर क्या है, <1, तो आई <1, और 1 का 2 हो गया तो ऑब्जर्व्ड तो 2 हो गया, थ्योरेटिकल तो 1 है, तो आई <1। आई बात समझ में। तो तुमसे पूछे वेंटो फैक्टर क्या है, तो वेंटो फैक्टर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या करता है, रिलेशन देता है। तो याद रखना है OT, ऑपरेशन थिएटर, ऑब्जर्व्ड ऊपर आएगा, थ्योरेटिकल नीचे आएगा, तो OT याद रख लेना, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूलर वेट में उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये मोल्स है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, I = ऑब्जर्व्ड मोल्स, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही है, मोल्स पे, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल। लेकिन जब मैं मोल लिखूंगी तो मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास तो नीचे हो गया ना, और इसको लिखूंगी मास अपॉन मोलर मास, तो वो ऊपर हो गया। तो I विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास, तो तुम कहोगे भाई वहाँ थोड़ा ध्यान रख लेंगे हम, है ना। I वेंटो फैक्टर और मोलर मास में क्या रिलेशन है, तो OT की जगह क्या हो जाएगा, TO, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार सैद्धांतिक ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और प्रेक्षित नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन सारे बोर्ड एग्जाम्स में आ रखे हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे इनको। बोलो कोई डाउट है क्या, अब नॉर्मल समझ में आ गया, जो नॉर्मल नहीं है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, अलग है, तो पक्का फिर वो एबनॉर्मल है, ठीक है। बाकी आई क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखो, एक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100.21। अब तुम्हें पता है जल का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, ठीक है। ये केल्विन नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी में कुछ मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बढ़ा कितना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB 0.21, तो हम कहेंगे 100.21 होना तो 100 चाहिए था, तो ये हो गया 0.21, इतना बढ़ गया, ठीक है। K भी तुम्हारे पास है, KF तुम्हारे पास है, तो पहले तुम डेल्टा TF फाइंड कर लो। तो आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल्स टू KB अपॉन KF, बस। अब डेल्टा TB रख दो कितना, 0.21, सॉल्व करो जल्दी से, डेल्टा TF फाइंड करना है, KB कितना है 0.51, और KF है तुम्हारे पास KF है 1.8,
86। तो डेल्टा टी फाइंड कर लो। कितना है? 0.057। अब ये आंसर है कि अभी कुछ चेंजेस है? पॉइंट के बाद 057 है, 0.057, ठीक है। अब बोलो आंसर है कि चेंज है इसमें कुछ? देखो तुमसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और डेल्टा डी एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आई बात समझ में? कमी कितनी आएगी? 0.057 की कमी आएगी, तो फ्रीज कितने पे होता है पानी? 0 पे। भाई 0 था ही, अब कम कितना हो गया तो तुमको कितना कम हो जाएगा, है ना। तो तुम्हें अगर पूछे कि आप बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बात समझ में आ गई? वो कमी है तो कमी बतानी है ना। 0 पे तो वैसे ही फ्रीज हो रहा था, ऊपर थोड़ा ना फ्रीज होगा, ये तो बताया था ना मैंने, 0 के नीचे फ्रीज होगा। तो 0 के नीचे जाओगे तो इसी चीज़ को क्या कर दो, माइनस में कर दो, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 0.057। अब यहाँ ले लो डिग्री सेंटीग्रेड, 0 पे फ्रीज हो रहा था, अब कम पे हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का है। 222.6 ग्राम तो ग्लाइकॉल है, फॉर्मूला दे रखा है। 200 ग्राम पानी है, डेंसिटी है, मोलरिटी बतानी है ना। बोलो पहले क्या करें, परसेंटेज निकालें, या तो तुम उस फॉर्मूले से कर लो x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, और नहीं करना चाहते हो तो डेंसिटी है तो उससे भी कर सकते हो। देखो सॉल्यूट कितना है, ग्लाइकॉल कितना है तुम्हारे पास? 222.6। अब इसमें ये मत सोचना ये ज़्यादा है, ये सॉल्वेंट होना चाहिए। भाई पानी भी तो सॉल्वेंट होगा हमेशा, पानी में कुछ मिलाऊंगी ना, पानी सॉल्यूट कैसे होगा? ठीक है, तो ये तो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कितना है? 200 हो गया, है ना। तो सॉल्यूशन कितना हुआ, जोड़ दो दोनों। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। ये विलेय है, ये विलायक है, तो 422.6 ग्राम ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी ग्राम पर ml में है, मास किस में? ग्राम में, तो वॉल्यूम आंसर किस में निकलेगा? ml। तो मैं कहूँगी वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो है 422.6 और डेंसिटी कितनी है? 1.072। ऐसे कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो मास परसेंट निकालोगे फिर वापस फॉर्मूला लगाओगे, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लाइकॉल का मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लाइकॉल C2H4OH होल 2। तो C2 मतलब 12 × 2 हो गया, H4 यानी 4 हो गया, OH कितना? 17 ले लो, O और H 16 और 1 17 × 2, तो कितना हो गया? 62 है क्या? 38 और पक्का, तो ये 62। ठीक है, अब तुम सीधा वैल्यू पुट कर लो, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका ml के अंदर। ठीक है, अब देखो इधर क्या करोगे, यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे। बोलो फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू पहले क्या रखना है? मास किसका? सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, सॉल्यूट मास 222.6 अपॉन सॉल्यूट मोलर मास कितना है? 62। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आपका है कितना? देखो एज इट इज़ रख दो, 422.6 इंटू 1.072। सॉल्व कर लो उसको, क्या आया? 9.107। होशियार है सारे, यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो LiCl थ्योरेटिकल मोलर मास दे रखा है, ऑब्जर्व भी दे रखा है ना, सैद्धांतिक और प्रेक्षित। वेंट ऑफ फैक्टर I, अभी फॉर्मूला बताया था 2 मिनट पहले,
बोलो ओटी की टीओ, टीओ मोलर मास के रिस्पेक्ट में उल्टा होता है, तो आई इक्वल्स टू थियोरिटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो थियोरिटिकल कितना है 42.5, ठीक है 42.5 अपॉन 25, तो तुम्हारे पास आया 1.70। अब देखो उसका शॉर्टकट निकालो। LiCl के टुकड़े कितने होते, 2, एक Li और एक Cl, तो तुम्हारे हिसाब से 2 टुकड़े होते तो I 2 आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे हिसाब से I कितना आ रहा है 1.7, मतलब कितना % टूटा भाई, 1 का 2 होना चाहिए था। मान लो तुम्हें 200 रुपये मिलने चाहिए थे और तुम्हें 170 ही मिले, तो कितना % मिला, 70% ही मिला ना। तो बस तुम्हारे पास है ना आइडिया तो आ गया कि अल्फा 70% है। अब मान लो नहीं फॉर्मूला याद है तो सीधा लिख देना अल्फा 70%, और आपको याद होना चाहिए अल्फा डिसोसिएशन इक्वल्स टू क्या था 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 1.70 और 1 माइनस एन, मतलब इसके टुकड़े कितने होने थे, एक Li और एक Cl, तो 2, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 0.70 और माइनस का 1, यानी कि 0.70, और परसेंटेज में निकालोगे तो 70%, ठीक है। इस फॉर्मूले को उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो I-1 अपॉन N माइनस, क्योंकि ऐसे करोगे तो हर बार ऊपर नीचे आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा हो बुक में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का एक्व सोल्यूशन, ठीक है। ये दिख रहा है क्या तुम्हें, ग्लूकोज का एक्व सोल्यूशन 10% वेट बाय वेट है। तुम्हें निकालनी है एक तो क्या मोलरिटी, है ना, और एक मोल फ्रैक्शन। डेंसिटी दे रखी है तो मोलरिटी भी निकालो, तो एक तो शॉर्टकट फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। अब तुम मुझे सबसे पहले डेटा बताओ, ग्लूकोज का 10% W/W मतलब 10% W/W मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज कितना है, सॉल्यूट वेट कितना है 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है, यही परीक्षा है तुम्हारी, सॉल्वेंट कितना है बोलो। देखो ग्लूकोज का 10% सॉल्यूशन तो 10 ग्राम तो ग्लूकोज है, पूरा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो फिर पानी कितना है 90 ग्राम। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन तो 10 ग्राम तो ग्लूकोज ही मिला लिया ना, पूरा 100 ग्राम बनाया, तो बाकी चीज़ क्या हुई 90 ग्राम। वॉल्यूम थोड़ा ना है जो चेंज नहीं होगा, वेट है ना ये, तो सॉल्वेंट वेट कितना हुआ 90 ग्राम। अब सॉल्यूट मतलब समझे ग्लूकोज, है ना, और सॉल्वेंट मतलब क्या है वाटर, तो हम कहेंगे ओके सॉल्यूट वेट आ गया, सॉल्वेंट वेट आ गया, तो मोल फ्रैक्शन निकालने, तो सॉल्यूट मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, याद होना चाहिए मोलर मास ग्लूकोज का, सीधा 108 की 80, 180 याद करके जाओ, थोड़ा करने बैठोगे, है ना। देखो कार्बन का 12 × 6 72 प्लस 12 84, फिर 16 × 6 96 हो गया, तो ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आएगा 180, क्लियर। और सॉल्वेंट यानी एक्वा सॉल्यूशन है मतलब पानी है ना, तो सॉल्वेंट मोलर मास, तो पानी का मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है। तो ये पहले ही कह रहा है कि हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बताओ, तो ये ग्लूकोज ले लेते हैं, ये वाटर ले लेते हैं। अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल बिन क्या होता है, एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो पहले तो मोल निकालो। तो देखो ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज का वेट कितना है 10, मोलर मास कितना है 180, सॉल्वेंट पानी का वेट कितना है 90, मोलर मास कितना है 80, तो 90/18 तो कितना आ गया 5, और 1/18 कितना आया 0.055 है कि 0.005 है 18, बोलो 0.05 चेक करो एक बार, 1/18 0.05, ठीक है पक्का। चलो अब सुनो, ये आगे इसके मोल, ये आगे इसके मोल, मोल फ्रैक्शन बताने, लो बोलो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज के मोल ऊपर रखने, टोटल मोल नीचे रखने, तो ग्लूकोज के तो हो गए 0.055,
टोटल में रखोगे 0.055 प्लस, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 0.055 अपॉन 5.055, 0.17 या ऐसा कुछ आना चाहिए, चेक कर लेना, ठीक है। चलो ये तो हो गया, 0.01 आगे 7 8, ठीक है। 0.01, अच्छा 0.0108, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। मोलेलिटी बतानी है। मोलेलिटी कैसे बताओगे, बताओ पहले तो मुझे मोलेलिटी का फॉर्मूला बताओ। किसका मास? सॉल्यूट का मास, ठीक है, स्मॉल w अपॉन सॉल्यूट मोलर मास, ठीक है। सॉल्यूट मतलब विले इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम की मास, मोलेलिटी मास, वॉल्यूम तो आएगा ही नहीं, किसका? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास, और वो भी किसमें? ग्राम्स। 1000 आपने ऊपर लिख दिया, फॉर्मूला वो 1000 नहीं लिखते तो केजी होता है, मोल पर केजी, ठीक है। अब बोलो ग्लूकोज कितना था? 10%। ग्लूकोज कितना था? 10 ग्राम। मोलर मास कितना था? 180 इनटू 1000, और पानी कितना था? 90। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 100 अपॉन 18 इंटू 9, ठीक है। और यूनिट क्या लिखोगे? स्मॉल m। और पूरा नाम क्या है इसका? मोल पर केजी। भाई मोल पर लीटर मोलैरिटी, और मोल पर केजी मोलैलिटी। मान लो एग्जाम यही आ गया, मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिफरेंशिएट करो, तो ये तो पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अब देखो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? 1.2, और मास परसेंट कितना है? 10%। तो मास परसेंट और डेंसिटी वाला फॉर्मूला बोलो, जल्दी करो। x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बोलो x कितना है? 10% है तो 10 लिख दूँ। डेंसिटी कितनी थी? 1.2 इंटू 10, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास 180, तो 180 रख दो, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आएगा यूनिट, यूनिट कैपिटल M यानी मोल पर लीटर, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 पॉइंट, श्योर? सर 4 आ जाएगा, 2/3 आ गया तो 0.66, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो हेनरी लॉ पे बेस्ड है। देखो 298 केल्विन पे, देख रहा है, 298 केल्विन पे 1 लीटर पानी है, इसमें नाइट्रोजन के कितने मिली मोल्स घुले हुए? नाइट्रोजन का प्रेशर दे रखा है तुम्हें 0.987 बार, और हेनरी कांस्टेंट दे रखा है 76.48। अब अगर हेनरी कांस्टेंट दे रखा है मतलब हेनरी का फॉर्मूला लगाना, हेनरी का फॉर्मूला बोल दो खाली, बोलो 2-4 दिन बाद एग्जाम है। हेनरी रूल क्या है? हेनरी क्या था? पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। गैस जितना प्रेशर लगाएगी जितने उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, और पी गैस इक्वल्स टू के एच एक्स गैस, ठीक है भाई। ये हेनरी का फॉर्मूला है। अब ये गैस का प्रेशर, ये गैस के मोल फ्रैक्शन, और ये हेनरी कांस्टेंट। गैस का प्रेशर कितना है देखो? 0.987। हेनरी कांस्टेंट कितना है? 76.48, और एक्स गैस यानी गैस के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब गैस के मोल फ्रैक्शन तो ये हो गया 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48, इसको निकालो। 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48, 0.4 टाइम्स 0129, 76,
0.0129, ठीक है 0.0129 और चेक कर लो 0.987 लिखा है डिवाइड बाय 76.48 0.0129 क्लियर। ठीक है चलो ये ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन। ठीक है अब ध्यान से सुनो, ये नाइट्रोजन गैस के मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था 1 के मोल अपॉन सबके मोल। ठीक है मोल फ्रैक्शन तो तुम्हारे पास आ गए 0.0129। अब नाइट्रोजन के मोल हमें पता नहीं है ना, और यहाँ कैपिटल एन। ठीक है तो कैपिटल एन मतलब नाइट्रोजन गैस घुली किसमें, पानी में। पानी कितना है 1 लीटर। 1 लीटर को 1000 ग्राम मान लूँ क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। तो ये तो है नाइट्रोजन के मोल जो हमें पता नहीं। अब वो पूछ भी यही रहा है ना कि नाइट्रोजन के कितने मिली मोल घुले हुए, तो फाइंड करना है। ठीक है और पानी के मोल तो हम कहेंगे 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम और मोलर मास कितना 80। तो अब देखो 0.0129 इक्वल्स टू n अपॉन n, और ये तो सबको याद रखना है कितना 55.5। क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता, तो शुद्ध जल की मोलरता मतलब आंसर क्या होता है 55.5। भाई प्योर वाटर मतलब 1 लीटर होगा तो मास 1000 ग्राम, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम और मोलर मास कितना 18, तो 1000/18 कितना 55.5। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसको नेग्लिजिबल मान लो है ना। 55.5 प्लस n को लमसम हम कितना मान लेते हैं 55.5। देखो ये नीचे वाला डेटा है ना, इसको मैं डिवाइड करूँगी इसमें तो आंसर कितना आना चाहिए 0.0129। तो n की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी तभी ऐसा कुछ आएगा। क्लियर, तो हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया। तो अब तुम्हारे पास है 0.0129 इक्वल्स टू n अपॉन 55.5। तो अब तुम्हें n फाइंड करना है। अब सॉल्व कर लो इसको। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया करना कैसे है। ठीक है ये टफ क्वेश्चन में माना जाएगा भाई आ गया तो थोड़ा भारी हो जाएगा पेपर। और ये ध्यान रखना यहाँ दोनों बार है ना 0.71। ठीक है एग्जाम में मेरी बात एक ध्यान रखना, यहाँ तो मैंने दोनों बार में ले रखा है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना वहाँ एक जगह बार था एक जगह किलो बार था। ठीक है तो यहाँ तुम्हारा आंसर जो है वो 10 की पावर और चल जाएगा, -3 या +3 जो भी आंसर में चेंज आएगा 1000 का फ़र्क आएगा। ठीक है यहाँ तो दोनों बार है तो मैंने कुछ किया नहीं, बार और किलो बार पे पता चला तुमने गलत कर दिया, ध्यान रखोगे। ठीक है अब ना देखो ये 0.71 क्या है मोल से। क्वेश्चन में क्या पूछा था मिली मोल, तो मोल अगर 1 है तो मिली मोल कितना हुआ 1000। भाई 1 मोल बराबर मिली मोल में कितना हुआ 1000 हुआ। तो अब इसको क्या करूँ आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा मिली मोल। समझ में आ गया। ठीक है ऐसा क्वेश्चन नीट में ज़्यादा आता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो दिख रहा है नेक्स्ट। तो 45 ग्राम तो है इथाइलिन ग्लाइकोल, 600 ग्राम है वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है KF की वैल्यू तुम्हें दे रखी है ना। तो मुझे बताओ 45 और 600 क्या लिखूं। पहले ये फॉर्मूला बता दो। चलो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला बोलो। डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w सोल्यूट मास अपॉन कैपिटल W स्मॉल। 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल। अब तुम अपना आंसर ढूंढो। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तुम्हें फाइंड करना है। KF दे रखा है ना, ये रहा KF कितना दे रखा है 1.86 और इसकी यूनिट भी याद रखना, एक बार इस पर क्वेश्चन था। KF की यूनिट क्या है किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है अब 45 और 600 क्या है ये बोलो बोलो। स्मॉल w 40 भाई कम वाला स्मॉल w क्या हो गया कम वाला वेट हो गया, तो ये तो है 45 और कैपिटल W कितना हो गया
600 और ग्लाइकॉल अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, क्या था? C2H6O2 मोलर मास निकाला था 62। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF, KF है 1.86, ठीक है, इंटू स्मॉल w 45, कैपिटल W 600 और ये कितना है 62। सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। टू 2.25 पक्का? इतना ज़्यादा डिप्रेशन? सही है। 18.6 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 62 पक्का 2.25, तो ये हो गया 2.25। ठीक है, अच्छा ये तो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, पहला आ गया। दूसरे का आंसर बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या करूँ? 100 में ऐड करूँ कि 0 में से माइनस करूँ? किस में से? 0। भाई पानी तो 0 पे फ्रीज होता है, ग्लाइकॉल मिलाते हैं 0 से नीचे, तो तुम्हें यही तो ध्यान रखना है, या तो 100 में ऐड करना है बॉइलिंग पॉइंट हो तो, और फ्रीजिंग पॉइंट हो तो 0 में से क्या करना है? माइनस करना है। तो अब तुम्हारा आंसर है 0 माइनस 2.25, तो तुम्हें पता है इतना नीचे जम जाएगा, तो 2.25। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता था, नहीं तो तुम यहाँ 273 लिखते केल्विन और फिर 273 में से माइनस कर देते, तो 271 या 270.75 हो जाता। ठीक है, और क्या पूछा है? 2 ही तो पूछा इसमें ना। चलो नेक्स्ट तुम्हें ये नहीं सॉल्व करना है, नेक्स्ट तुम्हें ये सॉल्व करना है। 15 ग्राम NaCl 250 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, Kb तुम्हें दे रखा है, NaCl का मोलर मास तुम्हें दे रखा है, कितना है? 58 ठीक है, और Kb दे रखा है, Kb कितना है? 0.512। ठीक है, 512 ये ना, यूनिट क्या होती है? किलो केल्विन मोल इनवर्स। अब तो मुझे सीधा फॉर्मूला बता दो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला लगेगा। बोलो क्या लिखूं? बोलो 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w फिर कैपिटल W स्मॉल। क्या मिस हो रहा है जल्दी बताओ? हाँ वेरी गुड, आई। NaCl कौन सा? 1 का 1 रह जाएगा, NaCl जाते ही कितना हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा भाई। तो आप ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल तो आएगी ही नहीं, NaCl के केस में क्या आएगा? आई। ठीक है, अब जिसने कुछ दिया नहीं ना अल्फा वगैरह, तो तुम कहोगे फॉर NaCl, तो भाई NaCl को तोड़ो तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब अल्फा नहीं दिया तो मैं तो 100% ही मानूंगी, भाई नमक पूरा ही घुलता होगा, मुझे क्या पता, तो मैं आई लिख दूंगी 2। अगर वो दे देता कि भाई 80% घुल रहा है, तो मैं 2 का 80% निकाल लेती, फिर लिख लेती। आई बात समझ में? और नहीं दिया तो हम पूरा ही मान लेंगे। अब तुम सॉल्व करो, तो अब बताओ वैल्यू, फटाफट वैल्यू पुट करो। डेल्टा TB इक्वल्स टू, क्या लिखूँ सबसे पहले? 2 इंटू 1000, KB कितना? 0.512। स्मॉल w कहाँ है जल्दी देखो? 15 पक्का, तो 15 ग्राम NaCl। ठीक है, अपॉन 250। ठीक है, और NaCl का मोलर मास 58.44। ठीक है, तब ये 250 और 1000 तो काट दे, हाँ सॉरी ये 4 बार। ठीक है, बोलो। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू 8 इंटू 0.512 इंटू 15, 58.4। तो भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। फाइनल आंसर एक जन और सॉल्व करो।
1.05 सही है, ठीक है। अब ये आया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तुमसे क्या पूछा है, जल्दी देखो क्वेश्चन में, क्या करूं? 100 प्लस कर दूं भाई, बॉइलिंग पॉइंट वाला है तो 100 में जोड़ देना आंसर को। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो 100 प्लस 1.05 तो कितना आया? क्या लिखो, केल्विन की डिग्री सेंटीग्रेड? डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है ना, तो अब कितने पे बॉईल होगा? 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिख रहा है ये वाला? इंग्लिश में दिख रहा है? ठीक है। अब देखो 300 केल्विन पे 1 लीटर वाटर है, 36 ग्राम ग्लूकोज है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98। सेम टेम्परेचर पे बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 1.52। तो कंसंट्रेशन बताओ। तुम तो मुझे पाई का फॉर्मूला बता दो, कितने फॉर्मूले याद है? CRT, ठीक है। तो देखो तुम सबको एक फॉर्मूला याद है, पाई इक्वल्स टू CRT। अब ये कह रहा है पहले ऑस्मोटिक प्रेशर इतना था, बाद में इतना था, टेम्परेचर तो सेम ही था, पहले कंसंट्रेशन और बाद की कंसंट्रेशन। तो पाई 1 पाई 2 है, बोलो पाई 1 कितना है? 4.98। शुरू में प्रेशर हमारे पास इतना था। पाई 2 कितना है, जल्दी बोलो? 1.52। अब तुम्हारी समस्या है C1। तो C1 का मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है? मास अपॉन मोलर मास। तो कौन है? ग्लूकोज है, तो बोलो मास कितना है? 36। मोलर मास कितना? 180। और 1 लीटर है तो टेंशन ही मत लो। 1 लीटर है क्या? हाँ 1 लीटर है ना, तो 1000 भी मत लो, 1/1। तो C1 36/180। काट दे इसको, किससे? 12 से। बोलो कितना आ रहा है? 0.2 पक्का? अच्छा 18 और 36, हाँ 0.2, ठीक है ना। 180 और 360 होता है ना, ओके। चलो अब बोलो, अब वैल्यू बोल दो सीधी सीधी, फटाफट करो। पाई 1 कितना? 4.98। पाई 2 ठीक है, इक्वल्स टू C1 और C2 फाइंड करना है। हाँ तो C2 फाइंड कर लो। क्या होगा? 0.2 इंटू 1.52 अपॉन 4.9। ठीक है, देखो फॉर्मूला सबको याद था, बस अप्लाई कैसे करना है वो नई चीज़ है। 0.65 पक्का? तो ये लिख देते हैं 0.65। यूनिट क्या आ जाएगी? कैपिटल M, क्योंकि मैंने यहाँ मोलैरिटी निकाली थी तो यहाँ मुझे मोलैरिटी रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? पहले ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, फिर ये कह रहा है सेम टेम्परेचर पे, है ना। आप इस लाइन को नोट करो, अच्छा टेम्परेचर सेम है तो T1 T2 करना ही क्यों है, और R तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है ना। तो पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला करो। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, है ना। केन शुगर मतलब सुक्रोज, ठीक है। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? सेम कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक एक्चुअली होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई 1 बराबर पाई 2, और वो होगा कब? जब C1 बराबर क्या होगा? C2, है ना। तो तुम्हें ये चीज़ लिखनी है, फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। हिंदी में आइसोटोनिक को क्या लिखते हैं? समपरासरी, परासरण दाब समान। तो आइसोटोनिक मतलब पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे W1, RT को तो क्या ही छिड़े अपॉन M1 V1, और इधर क्या हो जाएगा? W2 RT तो यूँ का यूँ M2 V2। भाई पाई का एक और फॉर्मूला होता है WRT अपॉन MV, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम बोलो पहला तो है 5% केन शुगर, तो W1 कितना लिखूं? बोलो 5, ठीक है। और मोलर मास, केन शुगर मतलब समझे? सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, याद होना चाहिए मोलर मास। हाँ C12 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, याद होना चाहिए 342। एग्ज़ाम में इतना करने नहीं बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। और नीट वालों को तो
पूरे रटे होने चाहिए, उसको ना फाइंड करेंगे उस टाइम। RT तो छेड़ना ही नहीं है। और V1 देखो परसेंट है ना, तो अगर ये 5 ग्राम है तो 100 ml, ठीक है। सुनो मेरी बात, 5% W/V का मतलब होता है W तो 5 ग्राम और V कितना, अगर ये ग्राम है तो नीचे वाला क्या हुआ ml, और 100 ml मतलब कितना हुआ 0.1 लीटर, तो यहाँ 0.1 कर देती हूँ। अब यहाँ बोलो ये कितना है 0.877, तो मास तो हो गया 0.877, RTU का यूँ, अब इस बार तो आपको पता ही नहीं है x है ना, और वॉल्यूम तो ये भी 0.1। अब तुम बताओ क्या करें, क्या करें, RT 0.1 काट दें, ठीक है। तो मुझे M2 फाइंड करना है, तो 0.877 इंटू 342 अपॉन, पक्का, हाँ तो चलो सॉल्व करो। 59.98 मतलब 60, और मान लो ऑप्शन में 60 नहीं होता, यूरिया होता तो एक ही बात है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, है ना। तो देखो अगर मेडिकल में क्वेश्चन आता तो वो यू भी नहीं लिखेगा, ठीक है, वो ऑप्शन में लिख देगा यूरिया, तो यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ठीक है। पूरी यूनिट लिखोगे ग्राम पर मोल, लमसम लिख देना, अगर 59.98 आ रहा है ना तो 60 ही हुआ लगभग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे भाई आपको, है ना। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4, तो 2 ग्राम Na2SO4 है, मॉलिक्यूलर वेट 142 है, 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। Na2SO4 को ये मान के चल रहा है कि पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है। पहले तो तुम मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या लगाऊं, क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम क्या फाइंड कर सकते हो, एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ना फाइंड कर सकते हम, तो जो आएगा एलिवेशन 100 में जोड़ देंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला बोलो, हाँ डेल्टा टीवी 1000, एक सेकेंड ना, 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, कुछ मिसिंग है आई, क्योंकि वो कह तो रहा है भाई Na2SO4 और उसको बोलना नहीं था आयोनाइज्ड होता है, तो तुम्हें दिमाग लगाना था कि ये तो टूट जाएगा, आयनिक कंपाउंड है ना, तो ये आई। अब बोलो Na2SO4 का आई कितना 2, 3, 2 तो सोडियम और 1 सल्फेट, तो आपको 1 मोल दिख रहा है, उससे क्या पानी में जाके ये 1 मोल नहीं अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इसने मान लिया कि भाई ये पूरा घुलता है 100%, तो मैं आई कितना ले लूँगी 3, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, अल्फा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, उसके लिए आई निकालना पड़ता, ठीक है। अभी कह रहा है 3 तो ठीक है, अब बोलो क्या करें, डेल्टा TB इक्वल्स टू 3 इंटू 1000, KB कितना है 0.512, ठीक है, हाँ 1000 इंटू KB, स्मॉल w 2, ओके चलो 2, कैपिटल W पानी 50 और मोलर मास 142, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब तुम्हारे पास हो गया कितना 6 हो गया, डेल्टा TB बराबर 6 इंटू 512 50 इंटू 142, हाँ बोलो 0.43 श्योर, एक आध और निकालो, 43 की 432 ना, ठीक है, तो ये आया 0.432, ठीक है। अब बोलो अब क्या करना है तुम्हें, एक स्टेप और, तुम्हें एलिवेशन नहीं फाइंड करना था, तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो अपने आंसर को क्या करेंगे प्लस 100, तो 100 प्लस 0.432, हाँ बोलो क्या लिखूं आगे, 100.432 क्या सेंटीग्रेड की केल्विन, नंबर यहीं कटने हैं, क्या लिखूं
सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा था, अब बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा वो बता दो। क्लियर? अब ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो डायरेक्ट कर लोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कैलकुलेट करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कैलकुलेट करना है? पाई। गिवन क्या है? कंसंट्रेशन C। अच्छा देखो, अब m/25 मतलब 1/25। m तो मात्रक है, मोल पर लीटर, यूँ नहीं तुम सोचो m का क्या करूँ, ठीक है। और क्या दिया है? टेम्परेचर कितना? 25 ही रख दूँ? 273 केल्विन है ना, उधर केल्विन चल रहा है ना, इसके लिए हमेशा वही चलती है। अब फॉर्मूला बोलो, जल्दी करो। CRT, तो अब बोलो C कितना? 1/25। R कितना? 0.0821। और टेम्परेचर कितना? 298। अब मुझे बताओ आंसर की यूनिट क्या होगी, बस इतना बता दो। R की यूनिट किस में है? तो मेरा आंसर किस में आएगा? तो दिमाग लगाएगा, बार लिखूं, ATM लिखूं, पास्कल लिखूं, जो आपने R दे रखा है वो आ जाएगा। 0.97 पक्का? ठीक है भाई, लिख लेते हैं मैं इसको, 0.97 ATM चेक कर लेना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक और। हाँ ये हो गया था ना, ठीक है। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंग्लिश में नहीं, मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो, एक नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड कितना गोला है? 30 ग्राम, और पानी कितना है? 90 ग्राम। तो मुझे बताओ स्मॉल w कैपिटल W बताओ। स्मॉल w 30 ग्राम तो आपका कंपाउंड है, ठीक है, और पानी है कितना? कैपिटल W कितना है? 90 ग्राम, ठीक है। अब इसको मिला के सोल्यूशन बना दिया, टेम्परेचर 298 है ना। अब वेपर प्रेशर 2.8 kPa है, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 3.64 है। तो P नॉट क्या है? PS क्या है? P नॉट क्या है? 3.64, और PS क्या है? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कुछ भी गोलोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला P नॉट और कम वाला PS। दिमाग लगाने की, पहले कितना था फिर मिलाया तो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली P नॉट तो ज़्यादा ही होगा ना, सोचना ही नहीं। और P नॉट होता है सॉल्वेंट, शुद्ध, है ना। तो प्योर वाटर का P नॉट है आपका 3.64, और PS कितना है? 2.8। अब देखो kPa यूनिट सेम है ना, किलो पास्कल, ठीक है। और पूछा गया है सॉल्यूट का मोलर मास। सॉल्वेंट क्या? पानी का मोलर मास कितना होता है? 18, ठीक है। फॉर्मूला बोलो फटाफट, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। P नॉट अपॉन P नॉट, इसको क्या बोलते हैं? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ फॉर्मूला लगेगा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल। देखो मैंने कहा था छोटा w, स्मॉल w हमेशा ऊपर आएगा, याद रखना हर फॉर्मूले में स्मॉल w। देखो तुमने वो लिखा था डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन, ये तो लिखा था कैपिटल W स्मॉल m। फिर डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या था? 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, हर बार ऊपर आया। फिर पाई इक्वल्स टू CRT, और दूसरा फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू WRT। तो W कौन सा था? छोटा था बड़ा था? छोटा। तो छोटा W इस चैप्टर में सबसे ऊपर आएगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है छोटा W हमेशा ऊपर रहेगा, और इसके साथ कैपिटल M, सही है, और कैपिटल W के साथ स्मॉल। बस अब तुम्हारा टेंशन ही नहीं है। अब बोलो P नॉट, फटाफट बोलो। माइनस 2.8 अपॉन, ठीक है, स्मॉल w कितना है? 30, कैपिटल M 18, कैपिटल W 90, और स्मॉल m फाइंड करना है, ठीक है। 18 और 90 तो 5 हो गए, और ये 6 हो गए, ये माइनस करके बता दो। 3.64 माइनस 2.8, ये पूरा डिवाइड करने के बाद 0.23 है, पक्का? ठीक है, तुम कह रहे हो, मैं लिख रही हूँ। इसका नाम सुमन संतरा है। अगर आंसर में कोई गलती पाई गई चेक कर लो, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाँ अच्छा, आंसर बताओ। हाँ आंसर 26 था इसका।
हाँ आंसर तो मुझे याद है, इसका आंसर 26 आएगा। लो भरोसा क्या भरोसा मतलब थोड़ा देखा ना कैलकुलेटर सही चला या नहीं चला। ठीक है, तो मोलर मास आ गया कितना, 26 ग्राम पर मोल। अब मैंने तुम्हें सॉल्यूशन के सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए है ना। अब अगर गलत करके आते हो तो तुम ही जिम्मेदार हो, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो चलो भगवान ही मालिक है, सही है।